हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। तो अब जो है बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है ना मेंटल प्रेशर में आ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो मेंटली टॉर्चर हो रहे होंगे कि हमारा पेपर कैसे होगा। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि वो टेंशन मेरा है कि आपका पेपर किस तरह से होना चाहिए और आप अपने पेपर को किस तरह से कंप्लीट कर सकें। उसके लिए मैंने आपके लिए YouTube चैनल पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे वीडियो डाल रखा है और अभी भी वीडियो में डालते रहूँगा। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर खास करके बोर्ड एग्जाम में और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग जो चैप्टर होता है या फिर टॉपिक कह दे, टॉपिक नहीं चैप्टर, वो होता है रे ऑप्टिक्स का। और आज हम इसी रे ऑप्टिक्स के छोटे से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप इस रे ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, किरण प्रकाश की, तो अगर आप इस किरण प्रकाश की इस टॉपिक पर आपने कमांड कर लिया, सच्ची एकदम बिल्कुल कसम से बता रहा हूं भाई, बिल्कुल कसम से बता रहा हूं कि अगर आपने किरण प्रकाश की इस टॉपिक का नाम क्या है, आवर्धन, तो अगर आपने इस आवर्धन वाले टॉपिक पर अगर आपने सही तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से कमांड कर लिया ना, तो कसम से आप बिल्कुल न्यूमेरिकल तो एक भी छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी से निकलता है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, दिन में देखें, रात में देखें, शाम में देखें, किसी भी टाइम, तो उस वक्त आप अपने साथ में कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि इस वीडियो को देखते वक्त आप नोट्स भी बनाते चले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आवर्धन का टॉपिक, जो कि किरण प्रकाश की चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही धांसू, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और यहां से हम सारे लेक्चर को, सारे टॉपिक्स को एक एक करके आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, माइक भी गिर जा रहा है, मैं थोड़ा इसे सेट कर लेता हूं सबसे पहले इस माइक को। चलिए, हाँ सॉरी, ठंडे का मौसम है, थोड़ी सी खांसी हो गई है, बट कोई बात नहीं। बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि आवर्धन है क्या, आवर्धन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आई थिंक कि आपने आवर्धन का परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से किताबों में पढ़ा होगा, आपने अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, बहुत जगह अपने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में, अपने स्कूल में पढ़ा होगा आवर्धन की परिभाषा। तो हमारे पास भी एक सिंपल सी छोटी सी एक लाइन की सिर्फ परिभाषा है, और वो क्या है, तो कहता है क्या, आवर्धन क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। चलो ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन तो आपको पहले से भी मालूम होगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं ध्यान रहे, किसकी ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले आएगी, इसके बाद आएगी वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और इसीलिए बच्चों, इसीलिए आपने जब आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर कहीं बुक्स में, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि एम इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा यहां पे आप ध्यान देंगे, मैं क्या लिखता हूं, आवर्धन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं कि एच आई अपॉन एच ओ। क्योंकि एच आई क्या है, तो एच का मतलब हो गया हाइट, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई, और आई का मतलब क्या हो गया, इमेज, और इमेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रतिबिंब। तो इसीलिए ये बन गया एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यहां पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि एच आई अपॉन एच ओ जो होता है वो इक्वल होता है माइनस भी अपॉन यू का। अब बहुत सारे बच्चों जो कि नहीं पढ़े होंगे इस फॉर्मूले के बारे में, वो कंफ्यूजन हो रहे होंगे क्या कि सर मैंने तो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ पढ़ा है, क्या कि वस्तु की ऊंचाई बट सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, लेकिन फिर आपने ये कहां से माइनस भी अपॉन यू लगा दिया। तो भैया गड़बड़ाओ नहीं, टेंशन ना लो, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा कि एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू कहां से आया, कैसे आया। आप टेंशन बिल्कुल जरा सा भी ना ले, मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, और यहां तक कि मैं इसे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, आवर्धन के फॉर्मूले को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। बट अभी थोड़ी सी कुछ देर के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। अगर आवर्धन का एक भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछना होगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो यही कहीं से पूछेगा, कसम से बोलते इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, 100% गारंटी आप लिख के ले लो।
कि इससे एक क्वेश्चन भी फालतू आपसे नहीं पूछने वाला है, क्योंकि पूरा यह आवर्धन का निचोड़ है। ठीक है, तो आवर्धन का डिफिनेशन क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आई एम वेरी सॉरी। तो आवर्धन की डिफिनेशन क्या हो जाता है बच्चों कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे लिखा होता है क्या कि किसी वस्तु के बिना किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके आकार में परिवर्तन कर देना आवर्धन कहलाता है। किसी किसी बुक में आपने लिखा हुआ देखा होगा, किसी किसी बुक में आपने लिखा हुआ यह भी देखा होगा कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके आकार में परिवर्तन कर देना आवर्धन है। तो अरे भैया वही तो होता है, आवर्धन में होता है क्या? आप किसी शीशे के सामने खड़ा हो जाओ, अगर आपकी प्रतिबिंब छोटी बन गई या फिर आपकी प्रतिबिंब बड़ी बन गई तो वो क्या है? वो आवर्धन है। आपका आकार छोटा नहीं हुआ बट आपके प्रतिबिंब की आकार छोटी हो गई। या फिर जैसे मान लो कि आप उत्तल दर्पण की बात कर लो, अगर आप उत्तल दर्पण के सामने खड़े हो, जैसे गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब गाड़ी में जो उत्तल दर्पण होता है, अब गाड़ी का ड्राइवर जो आपको पीछे अगर आप गाड़ी के साइड से अगर आप क्रॉस करें तो जो ड्राइवर होता है वो साइड मिरर में देखता है, उत्तल दर्पण में देखता है आपके इमेज को, आपके प्रतिबिंब को, तो उसे आपकी प्रतिबिंब छोटी दिखाई देती है। एक्चुअली में वो जो है, वो जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, बट एक्चुअली में आपका साइज छोटा नहीं हुआ, आपका वास्तविक आकार छोटी नहीं हुई, तो वो जो है वो क्या कहा गया कि वो आवर्धन। तो इसीलिए किसी किसी बुक में आवर्धन को किस तरह से परिभाषित करता है कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके आकार में परिवर्तन को हम आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर बात समझ में, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। तो लेकिन आप बहुत सिंपल से जीसी डेफिनेशन को याद रखेंगे, आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सुविधाजनक और सबसे आसान, सबसे अच्छा डेफिनेशन है क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। चलो अच्छी बात है, तो नॉर्मल सी बातें हैं कि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। देखो एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये वाला लिखने में हमें बहुत खराब लगता है, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, ये चीज लिखने में हमें बहुत खराब लगता है। इसे सूचित कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं? अरे भैया वो तो फिजिक्स का पार्ट है, वो तो जब पढ़ाएंगे आवर्धन तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, बट कुछ बच्चों की शौक होती है कि हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे, तो लिखो भाई, अपने को क्या जाता है। ठीक है, तो इसे एम द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार मार्क्स क्या है कि आवर्धन की कोई मात्रक या बीमा नहीं होता। अगला पॉइंट जो है वो कहता है कि आवर्धन का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। अब बात आती है कि सर जितने भी भौतिक राशि, लगभग सभी भौतिक राशियों की मात्रक और बीमा होती है, तो फिर इस आवर्धन की मात्रक और बीमा क्यों नहीं होती? तो भैया टेंशन न लो, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एम। एम क्या है? आवर्धन, क्योंकि एम से हम आवर्धन को सूचित करते हैं, तो एम क्या है? आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट एच आई क्या है? तो यहां पे लिख देते हैं हम कि एच आई जो है बच्चों वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये जो एच ओ है वो है वस्तु की ऊंचाई, वो है वस्तु की ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वस्तु की ऊंचाई। दोनों क्या है? ऊंचाई और ऊंचाई, यानी कि कहीं ना कहीं दूरी है, डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई है, और दोनों लंबाई है, एक दूरी है, एक ऊंचाई है, तो दोनों का मात्रक तो सेम होगा। देयरफॉर इसकी मात्रक क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। तो इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। जाहिर सी बात है बीमा भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो इसकी बीमा भी नहीं होती। तो यही कारण है कि आवर्धन का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, क्योंकि ऊपर में भी जो भौतिक राशि ऊपर में वही भौतिक राशि नीचे में, तो आवर्धन की कोई मात्रक और बीमा नहीं होती। तो आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले सबसे पहले तो आवर्धन की परिभाषा को याद रखेंगे क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दूसरा कि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि आवर्धन की कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। इसके बाद कहता है कि आवर्धन जो है वो धनात्मक भी होता है और साथ साथ ऋणात्मक भी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये वाला, कि आवर्धन जो है वो कैसा कैसा होता है, तो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब बात आती है कि सर आपने कहा कि आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, तो ये धनात्मक आवर्धन का मतलब क्या हम समझेंगे और ऋणात्मक आवर्धन का मतलब हम क्या समझेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने कुछ हैशटैग डाल रखे हैं। क्या हैशटैग है? देखिए, एक हैशटैग यहां पे और दूसरा हैशटैग यहां पे, तीसरा हैशटैग यहां पे, चौथा हैशटैग यहां पे और पांचवा हैशटैग यहां पे।
इस पूरे बोर्ड के ऊपर मैंने 5-5 हैशटैग डाल रखा है दोस्तों, और अगर आपने इन सारे हैशटैग को अगर आपने हैक कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो कसम से कि फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो किरण प्रकाश की का जो क्वेश्चन होगा आवर्धन से संबंधित, वो एक भी आपसे नहीं छूटने वाला है, कसम से एक भी नहीं छूटेगा। पांचों के पांचों हैशटैग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब चलते हैं हैशटैग की ओर, है ना। मुस्कुराते हुए इसी तरह से पढ़ते रहे। देखो कहीं भी अगर पढ़ाई करो तो एंजॉय करते हुए पढ़ो, मजा आएगा। जब एंजॉय करते हुए पढ़ो तो मजा आएगा। जहां ज्यादा मेंटल प्रेशर में, जहां काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे, यार एग्जाम है यार कैसे करेंगे, फरवरी में एग्जाम है, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ ले। जितना देर आप सोचोगे उससे अच्छा कि उतना देर आप कुछ पढ़ लो, एग्जाम निकल जाएगी। चलिए मुस्कुराते हुए, ऑल इज वेल करते हुए नेक्स्ट क्या कहता है, पहला हैशटैग क्या है बच्चों कि धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण। ये तो हमें पता चल गया कि आवर्धन क्या होगा, धनात्मक भी होगा और साथ साथ ऋणात्मक भी होगा। तो अब बात आती है कि जो धनात्मक आवर्धन होगा उस जिस प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होगी, धनात्मक। जिस प्रतिबिंब की आवर्धन धनात्मक होगी उस प्रतिबिंब की गुण क्या होगी। तो आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। कहता है कि जिस प्रतिबिंब की आवर्धन क्या हो, धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण में सबसे पहला लाइन क्या कहता है, तो कहता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। अब इस बात को कैसे समझोगे, चलो कोई बात नहीं, आइए समझाते हैं। जैसे होता है क्या कि अगर मान लो कि आपने इस तरह से एक अवतल दर्पण लिया, अब इस अवतल दर्पण में आप भैया एक मुख्य अक्ष तो बनाते हैं ना, तो ये जो मुख्य अक्ष बनाते हैं, यहां पर क्या होता है, पोल होता है, पोल से कुछ दूरी पर फोकस होती है, और फोकस से जितनी, पोल से जितनी दूरी पर फोकस उतना ही दूरी पर लगभग लगभग क्या होता है, तो वो होता है सेंटर। सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, तो ये लाइन कहलाती है भैया मुख्य अक्ष। अब कहता है क्या कि अगर किसी वस्तु की प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा आता है, धनात्मक आता है। धनात्मक का मतलब क्या कि अगर m बराबर क्या हो, पॉजिटिव हो, यहां पे हम लिख देते हैं कि अगर m बराबर क्या हो तो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब जो है वो इस वाले लाइन के क्या होगी, ऊपर बनेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं, यहां कहीं बनेगी। बट इसके लिए संभव नहीं है, अवतल दर्पण के लिए तो ये संभव है ही नहीं। अवतल दर्पण में कभी भी संभव नहीं है कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बने, लेकिन दर्पण के सामने नहीं। कहां बनेगी, तो दर्पण के पीछे, सॉरी अवतल दर्पण में तो ऐसा संभव नहीं है, तो संभव किस में है, तो उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में इसकी फोकस इस तरफ होती है और इसकी सेंटर इस तरफ, क्लियर। और यहां पे अगर कोई वस्तु रखी होती है तो इसकी प्रतिबिंब किस तरफ बनती है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है और साथ साथ दर्पण के पीछे बनती है। तो खास करके एक्चुअली इस तरह का जो धनात्मक आवर्धन का जो कहानी जो आता है, थोड़ा सा यहाँ पे सुनेंगे आप गौर से। जो धनात्मक आवर्धन की जो कहानी, जितनी भी धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का जो गुण होगा, वो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं किस दर्पण से बन रहा होगा, तो वो प्रतिबिंब जो है वो बन रहा होगा किस दर्पण किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं कि धनात्मक आवर्धन वाला जो प्रतिबिंब का जितना भी एक गुण होगा, एक किसके लिए अप्लाई हो सकता है, तो ये खासकर, हमेशा नहीं, खासकर या 99% केस में, 99% केस में ये जितने भी ये गुण है, ये सारे गुण धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, चलिए अब गुण है क्या वो देखते हैं। तो कहता है क्या कि प्रतिबिंब कहां बनेगी, तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। दूसरा क्या कहता है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। देखो अगर हमें पता चल जाए कि प्रतिबिंब सीधा होगा, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। याद रखना कि जब भी आपको सीधी प्रतिबिंब की बात आए तो सीधी प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगी। तो धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण क्या है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। दूसरी गुण क्या है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। और तीसरी बात क्या है कि हम सीधी और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है, उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया। तो ये किसका गुण था, तो एक था धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण।
फिर से एक बार, धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण क्या है? तो पहला गुण है कि प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनता है, दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है, और तीसरा क्या है कि इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। और एक खास करके धनात्मक आवर्धन वाला प्रतिबिंब कहां से हमको मिल सकता है? तो एक खास करके हमें उत्तल दर्पण से ही मिल सकता है। 99% केस। 1% में क्या आता है? तो 1% में आता है अवतल दर्पण। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अवतल दर्पण में कब ऐसी स्थिति आती है कि उसकी प्रतिबिंब जो है वो मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, सीधा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, और उसको हम पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कमेंट जरूर करना, नहीं तो फिर इसकी आंसर हम देंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो हो गया। तो बहुत सिंपल सा था। प्रतिबिंब की, यहां पर प्रतिबिंब की परिभाषा थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, एम द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन क्या कोई मात्रक और विमान नहीं होता, और आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। और धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण क्या क्या है? तो वह है कि प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनता है, प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां तक की हमारी कहानी हो गई समाप्त। अब दूसरा जो हैशटैग है बच्चों, मेरा हैशटैग भी तो वो खराब हो रखा है इसके चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। दूसरा एम पॉजिटिव ऊपर में था ना यार, एम बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। धनात्मक का मतलब क्या कि एम क्या है? सॉरी, वेरी सॉरी, पॉजिटिव। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण। अगर किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब क्या कि एम क्या हो? निगेटिव हो। एम निगेटिव का मतलब क्या, ये भी थोड़ा समझो। मतलब कि एम जो है एम जो है वो मान लो कि दे दिया -0.5, एम का मान दे दिया, मान लीजिए कि -0.5। जैसे हम क्या बोले कि आवर्धन कैसी है? ऋणात्मक। धनात्मक नहीं, धनात्मक मान लो कि सिर्फ एम बराबर 0.5, 0.5 दे दिया तो धनात्मक, क्योंकि ऑलरेडी इसके आगे माइनस नहीं लगाया, देखिए प्लस है तो धनात्मक है। लेकिन अगर आवर्धन में माइनस लगा हुआ दिख गया तो आप समझ जाओ कि कौन सी, किस आवर्धन की बात हो रही है। तो आवर्धन कैसी है? ऋणात्मक है। और अगर ऋणात्मक है तो इसकी गुण क्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहला गुण क्या है? तो सिंपली इसका उल्टा कर दीजिए। जो धनात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण था ना, उसको उल्टा कर दो, आपका हो जाएगा ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण। तो देखिए क्या कहता है, प्रतिबिंब मुख अक्ष से नीचे बनता है अगर आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। अगर एम क्या हो? निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख अक्ष के नीचे बनेगा। दूसरा गुण क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। और ऐसे भी आपको पता होगा कि उल्टा प्रतिबिंब ही हमेशा वास्तविक होता है। और अगर नहीं पता तो आप अभी जल्दी से आप अपने बुक्स में नोट कर ले कि उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। हमेशा 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 आपके लाइफ में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और सीधी प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी होगी। तो इस चीज को आप हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट करके रख लें। तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा एवं वास्तविक होगा, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का जो गुण है, ये किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मुख्य रूप से किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अवतल। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों। तो ये जो है खास करके 99% केस में किसके लिए? तो ये जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण के लिए। और ये धनात्मक आवर्धन वाला किसके लिए था? तो ये था उत्तल दर्पण के लिए। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? चलिए, तो ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण क्या क्या है? तो प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फिर से एक बार सिंपली इसको उल्टा कर लीजिए। धनात्मक का गुण क्या क्या है? अरे सिंपली 3 गुण तो है भैया, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लफड़ा इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपली 3 गुण है इसका। क्या क्या? तो पहला कि धनात्मक, अगर आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, और क्या होगा? तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, और तीसरा कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो तो इसके भी 3 गुण है। क्या? कि प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा, और कैसा होगा? उल्टा एवं वास्तविक होगा, और तीसरा किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा हमें कब मिल सकता है? तो ये हमें खास करके अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उससे हमें, यानी कि उसके ऐसे इस तरह के गुण जो है वो इस अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की हो सकती है। और ये जो धनात्मक आवर्धन वाला जो गुण है वो किस में प्राप्त होगा? तो ये आपको उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में प्राप्त हो सकती है। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो हैशटैग है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहता है क्या कि अगर आवर्धन का मान 1 से क्या हो? कम हो,
तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कि अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज स्मॉलर देन 1। इसका मतलब क्या हो कि अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 से कम हो, किसकी मैग्नीट्यूड, आवर्धन की, एम की, तो इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया है कि एम इक्वल टू 0.5, एम इक्वल टू 0.5, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सो बताइए। इसका मतलब कि 0.5 क्या है, 1 से क्या है, कम है। तो 1 से कम है, इसका मतलब देखिए, यहीं से देखिए कितना अच्छा चीज है, कितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। थोड़ा उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि m इक्वल टू 0.5, यानी कि आवर्धन कितना है, 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्धन 1 से क्या है, कम है। और जब आवर्धन 1 से कम है तो आपके माइंड में बात तुरंत आ जानी चाहिए कि जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी आकार कहीं ना कहीं वस्तु के आकार से छोटी है। पहला चीज आ जाना चाहिए। दूसरी बात क्या नहीं चाहिए कि आवर्धन के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो यानी कि इसकी जो प्रतिबिंब जो ये बन रही होगी वो कहां बन रही होगी, तो मुख अक्ष के ऊपर बन रही होगी, है ना। इसके साथ साथ ये भी आपके माइंड में आनी चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब तो मुख अक्ष के ऊपर बन रही है, लेकिन धनात्मक होने की वजह से कैसी बन रही होगी, तो आभासी बन रही होगी। और आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा भी बन रहा होगा। देखो हर चीज यहीं से हमारा सारा का सारा हमारा यहीं से क्लियरिफाई हो जाएगा। अच्छा, जब ये धनात्मक है तो इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस तरह का जो प्रतिबिंब बन रहा होगा किस दर्पण में बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में बन रही होगी। तो देखिए हम सिर्फ m इक्वल टू 0.5 लिख की इतनी सारी बातें को हम इतनी सारी बातें की जानकारी हमें मिलती है। सिर्फ आवर्धन का मान लिखकर हम इतना सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आवर्धन 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 मतलब हमारा धन नहीं, आवर्धन आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से आवर्धन मतलब ऐसा मतलब आवर्धन हमारा धन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हैशटैग क्या है बच्चों, कि अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर हो। इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितना भी हैशटैग है ना, अपने माइंड में तुम भी हैशटैग डाल लेना, जितना मैंने हैशटैग डाला है यहाँ पे, ठीक है। अगला कहता है कि अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब एवं वस्तु का आकार क्या होगा, समान होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के आकार के समान है, ठीक है। और लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो जाए, 1 से ज्यादा हो, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अब इसका मतलब समझिए, देखिए अगर मान लीजिए कि m इक्वल टू आपको दे दें हम बच्चों वेरी सॉरी 4, m इक्वल टू क्या दे दें हम 4, तो m इक्वल टू 4 लिखने का मतलब क्या है, ये 4 जो है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। अब 4 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से 4 गुना ज्यादा है। पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ये मुख अक्ष के ऊपर बन रहा होगा, और जब मुख अक्ष के ऊपर बन रहा होगा, पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंब जो है वो कैसी बन रही होगी, आभासी बन रही होगी। और आभासी बन रही होगी तो सीधा बन रही होगी। हम बहुत सारी बातों का यहाँ से बातों यानी कि बहुत सारा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं आवर्धन से। या फिर आप ऐसे समझे कि अगर m इक्वल टू माइनस 0.25 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति को बताएं, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। मैंने क्या कहा कि अगर आपको दे दिया जाए कि m इक्वल टू -0.25, अब बताओ कि प्रतिबिंब कैसी होनी चाहिए या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आप क्या करोगे, वेरी सिंपल है भैया। इसके आगे क्या लगा है, सबसे पहली बात तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी कि इसका जो आवर्धन है वो कैसा है, ऋणात्मक है। तो हमारे माइंड में तुरंत ये बातें आ जानी चाहिए कि ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण क्या क्या है और क्या क्या है। तो ऋणात्मक आवर्धन वाले प्रतिबिंब का गुण जो है वो क्या है, पहला कि मुख अक्ष के नीचे बन रहा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब जो बन रही होगी कहां बन रही होगी, तो मुख अक्ष के नीचे बन रही होगी।
दूसरी चीज कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए था, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि जिसका आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उसकी प्रतिबिंब वास्तविक होती है और उल्टा होता है, उल्टा और वास्तविक होना चाहिए। और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, किस दर्पण से बनना चाहिए, तो इस तरह का प्रतिबिंब खास करके अवतल दर्पण से बनना चाहिए। तो ये था आवर्धन का निचोड़। इससे ज्यादा थ्योरी में आपसे कभी भी आपके लाइफ में आवर्धन के बारे में नहीं पूछेगा। अब बात आती है कि सर हमने थ्योरी तो कर लिया, अब ये बताइए कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं और न्यूमेरिकल कैसा कैसा हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है, जायज सी बात है, जायज मतलब कि आपको ये सोचनी चाहिए, जायज बात है। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया। चलिए तो बच्चों आवर्धन का जो फॉर्मूला है, सबसे जो बेहतरीन फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला, है ना। तो हम अब बात करेंगे कि आवर्धन का जो फॉर्मूला है कि m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, वो कहां से आया। और दूसरी चीज हम क्या बात करेंगे कि ये जो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू जो है वो कैसे आया। हम इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करते चलेंगे। ठंडी के टाइम में इंक बहुत जल्दी सूख जाती है ना इसके ऊपर, तो इसलिए मिटाने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आवर्धन के सूत्र के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। और आजकल फॉर्मूला तो छाया हुआ है, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में, है ना। भोजपुरी में तो प्यार का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चलता है। सॉरी, आजकल बच्चे तो नहीं करना चाहिए, बच्चे भी प्यार के फॉर्मूले बनाते रहते हैं, है ना। अच्छा तुमने कभी बनाया नहीं, तुमने कभी बनाया नहीं, जिसने बनाया मेरे को भी सेंड करना है, मेरे को कमेंट में सेंड करना, जो जिसने भी ये फार्मूला बनाया ना अपने लव का, मेरे को सेंड कर देना। चलो ठीक है, देखो तो आवर्धन का जो फॉर्मूला है m इक्वल टू होता है बच्चों एच आई अपॉन एच ओ। और ये एच आई और एच ओ क्या है अभी जस्ट बताएंगे। और ये इक्वल होता है किसका, तो माइनस भी अपॉन यू का। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि एच आई क्या है, तो एच आई जो होता है बच्चों इस फॉर्मूले में, वो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच ओ क्या है, तो एच ओ जो होता है बच्चों वो होता है वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, v क्या होता है, तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है बच्चों, तो u होता है वस्तु की दूरी। अभी बात आती है कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये आया कहां से। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्यों, क्योंकि अगर इसी वीडियो लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ करने लगा तो वीडियो हो जाएगा ज्यादा लंबा और ड्यूरेशन हो जाएगी ज्यादा लंबा, तो आप वीडियो देखेंगे नहीं, आप पहले ही उब जाएंगे कि यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है। तो इसलिए इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। और नहीं छोड़ो, प्रमोशन नहीं, बस प्रमोट नहीं करना, बस यही तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।